हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला है और उसके बाद से ये काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो आज हम लोग बात करेंगे जीआई टैग के ऊपर। कितने प्रोडक्ट ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर से जिनको रजिस्टर करवाया गया था, टोटल कितने प्रोडक्ट्स थे, किसने हेल्प करी, क्या क्या चीज़ें थी, कौन सा प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट का था, और बात करेंगे बसोली पेंटिंग के बारे में जिन्हें यहाँ पे जीआई टैग मिला है। क्योंकि एक्सपेक्टेड हो जाते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाना, तो आज हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता दूं, एक इनिशिएटिव लिया गया था नबार्ड के द्वारा। नबार्ड आप लोगों को पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, नबार्ड जम्मू ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके जो यूनिक प्रोडक्ट्स है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से होते हुए ये सेंक्शन किया गया जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। और टोटल जो थे 9 यूनिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जो है रजिस्टर करवाया गया था, जो कि फाइनल सबमिशन के लिए ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के लिए गए थे। तो ये सब चीज़ें जो हुई थी, उसके बाद कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इन 9 में से जिनको एक्चुअल में जीआई टैग मिला है। तो अभी तक आप में से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एक को मिला जो कि बसोली है। तो देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पहली सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जीआई टैग इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो जीआई टैग सबसे पहले अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही हम लोगों ने देखा था किसको मिला था, सैफरॉन को। कश्मीरी सैफरॉन जो था उसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। यानी कि वहां पे एक प्रॉपर जो एक जीआई टैग जो मिलता है, इससे अब होता क्या। देखो, जीआई टैग से अगर मैं सैफरॉन की बात करूं, यहाँ पे एक ऑल ओवर इंडिया जो अवेयरनेस जाती है चीज़ों को लेके कि हाँ, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ पाई जाती है, उनको किस तरीके से बचाया जाए, उनकी किस तरीके से जो है उनको इम्प्रूव किया जा सके, इकोनॉमिक अगर मैं बात करूँ उसको प्रमोट किया जा सके, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा मिलती है। और यहाँ पे सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर साल जीआई टैग जिनको मिलता है। अब पहला सवाल आप लोगों का होमवर्क है कि आपको बताना है कि टोटल ये जो वैलिडेशन मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलती है, ये कितने साल तक वैलिड रहती है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब देखो, हुआ क्या था, जब सेफ्रॉन को जीआई टैग मिला था, इसकी जो प्रोडक्शन थी, सेल थी, आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी कि किस तरीके से मिडल मैन को हटा दो, डायरेक्ट वेबसाइट लॉन्च करी गई थी। ये सब कब किया था, ये जीआई टैग मिलने के बाद इन चीज़ों को किया गया था। और एक बूम जो है वो देखने को मिलता है सेल में, हर एक चीज़ में। वैसे ही जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीआई टैग की, वैसे ही सिमिलरली आप लोग देखते हो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स मिलती है। अब ये सब चीज़ें होती क्यों। अब जैसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ 2023 में, तो वो है 40। अब इन 40 पे रिसेंटली जो ऐड की गई थी, 39th आप लोगों की ऐड की गई थी रामप्पा टेम्पल, जो कि आपका तेलंगाना में है। और 40th ऐड करी थी धोलावीरा। देखो, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक जो आप लोगों को रिकग्नाइजेशन मिलती है हर एक चीज़ को कि हाँ, जम्मू इंडिया में जाओगे, इंडिया में एक जगह है धोलावीरा, वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टूरिस्ट आना बढ़ जाते हैं। और अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंडिया में जिनको नहीं पता होगा रामप्पा टेम्पल के बारे में भी, लेकिन यूनेस्को हेरिटेज साइट में आने के बाद लोगों को पता चलता है, एक अवेयरनेस फैलती है, अवेयरनेस से टूरिज्म आता है, टूरिज्म से उस जगह की, पर्टिकुलर जगह की इकोनॉमिक कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे रोल प्ले करता है जीआई टैग। जैसे हम लोगों ने रामसर साइट्स को भी देखा था। टोटल रामसर साइट्स कितनी है, टोटल रामसर साइट्स है आज की डेट में 75 इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, इसीलिए जीआई टैग मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कल से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें जो है वो सर्कुलेट हो रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये कौन से 9 यूनिक प्रोडक्ट्स थे जिनको रजिस्टर किया गया था। आपको इन सबको भी याद रखना है। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे,
बसोली का सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, बसोली से पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स जो थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो वुलन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बसोली की पश्मीना से। देखो पश्मीना शॉल बहुत फेमस है कश्मीर में, अगर हम चले जाए तो वो बहुत ज़्यादा, वो जो है एक हाई लेवल पे अगर हम बात करें, काफ़ी क्वालिटी पे भी बात की जाए और पॉपुलैरिटी में भी, तो कश्मीरी पश्मीना बहुत फेमस है। लेकिन वही जो बसोली में पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा था यूनिक आइडेंटिटी जिनकी है वो अपने आप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कठुआ से बसोली का ही वुलन प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मुश्कबुद्जी राइस जो अनंतनाग की स्पेशलिटी मानी जाती है, तो उनको भी इस पे रजिस्टर किया गया था। जीआई टैग इनको मिला नहीं है, याद रखना, बट इनको रजिस्टर किया गया था। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर की अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ये किस जगह पे फेमस है, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स भी न्यूज़ में थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं भद्रवाही राजमा। आप वैसे जम्मू से खास तौर पे जो लोग हैं, तो राजमा जम्मू में संडे की सबकी एक, अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल डिश है। लंच पे सबके घर पे राजमा बनते हैं और कोशिश कही जाती है कि प्रेफर किया जाए भद्रवाह के राजमा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यही चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखी है, उन्हें ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो मिलती है। फिर अगर मैं बात करूँ जीआई टैग जो बाहर की चीज़ों को मिलता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती है जिनको, जैसे सैफरॉन केसर हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस था, उसको भी जीआई टैग मिला था पिछली बार। अब यहाँ पे आता है अनारदाना, रामबन से था अनारदाना, जो कि एक स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, वो आता है आपका चिकरी वुड क्राफ्ट जो राजौरी के थे। इसको किया गया था कलाड़ी, जो कि हमारा खुद का, अगर मैं बात करूँ मोज़रेला चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, हमारा अपना अलग यहाँ पे। अब कलाड़ी जो लोग जम्मू कश्मीर से है, जम्मू प्रोविजन अगर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों को पता होगा कलाड़ी के बारे में। और उसके बाद एक आता है आपका सुलई हनी, जो कि रामबन में है। सुलई हनी भी न्यूज़ में था अभी थोड़े टाइम पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शायद से इंग्लैंड की जो उस समय क्वीन थी, उन्हें ये गिफ्ट में दिया था। तो यहाँ पे ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुलई हनी जो बहुत फेमस है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये 7 प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं। इन 7 को नहीं मिला, लेकिन कितने कौन से प्रोडक्ट थे जिनको यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, लद्दाख का शिंग्सकोस होता है, जिसको हम वुड कार्विंग भी कहते हैं, इसको रजिस्टर किया गया है यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जम्मू और कश्मीर के साथ साथ ही लद्दाख, तीनों के लिए नाबार्ड ने यहाँ पे किया था ये पूरा प्रोसेस इनिशिएटिव लिया गया था। तो वहाँ पे ये जो चीज़ आती है, अब आप लोग बोलोगे कि वुड कार्विंग क्या है। अब आप लोग कहीं पे भी लद्दाख की कोई भी मॉनेस्ट्री, अगर कोई मैं बात करूँ, कोई भी टेम्पल या कोई भी मस्जिद आप ले, या कारगिल की, या लोगों के घरों में, आपको टेबल से लेके दीवार जो बाहर खिड़की तक है, उन सब पे आपको ना इस तरीके की वुड कार्विंग्स बनी हुई देखने को मिलती है, जो कि लद्दाख में बहुत कॉमन है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो लद्दाख की एक अलग पहचान थी इससे। आपको, आप लद्दाख में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जगह पे, अगर आप लोग अब कोई भी लद्दाख की फ़ोटो या वीडियो देखोगे, आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा कि बहुत एक अलग से, इस तरीके से अलग से बनाया जाता था। आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो ये जितनी भी वुड कार्विंग होती है, इन सबको क्या कहा जाता है लद्दाखी लैंग्वेज में, उनको कहा जाता है लद्दाख शिंग्सकोस। तो इसको जो वुड कार्विंग्स है, इसको भी जीआई टैग जो है वो मिल गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बसोली पेंटिंग्स के साथ ही। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पे बसोली पेंटिंग को लेके। बसोली पेंटिंग को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर में एक बारी ये पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा ओवरव्यू ही दिया था। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा तो आप लोग एक बारी उसके लेक्चर्स भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे बसोली पेंटिंग्स के बारे में। बसोली पेंटिंग्स में ऐसा क्या था जो जीआई टैग यहाँ पे मिला है। आप लोगों को हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, और ये वीडियो सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, घर पे अगर आपके कोई बड़ा बुजुर्ग है, आप लोग उन सबको ये वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि हमारे JNK का जो एक रिच हेरिटेज है वो हर एक को पता चले कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है। जैसे मैंने नोयो डिस्ट्रिक्ट में 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो डेटा दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया उसको। हर एक वीडियो पे 2-2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है। तो आप लोगों के लिए ही ये डेटा जो है हम लोग कंपाइल करके लेके आते हैं। अब बात करूंगा मैं बसोली पेंटिंग्स को। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन पेंटिंग्स को आप लोगों को खुद ब खुद यहाँ पे चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, बसोली एक जगह है कहाँ पे, कठुआ में। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, पेपर में ऑलरेडी 5 से 6 बार पूछा जा चुका है।
लेकिन अब थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अब देखो, सबसे पहली बात करूँ अगर मैं बसोली पेंटिंग को लेके, तो बसोली पेंटिंग जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बसोली पेंटिंग को लेकर, तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, बसोली पेंटिंग जो है काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल था मिनिएचर पेंटिंग्स का। अब मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है, देखो पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, दो तरीके की आप लोगों को देखने को मिलती है। एक आता जाता है आपका मुराल्स और एक आ जाती है आपकी यहाँ पे मिनिएचर। अगर मैं बेसिकली डिफाइन करूँ इन दोनों को, तो जो मुराल्स पेंटिंग होती है वो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अजंता केव में या एलोरा में आप चले जाओगे तो पूरी पूरी वॉल को, जो पूरी पूरी दीवार को जो पेंट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मुराल, जो काफ़ी बड़े साइज में होती है। वही अगर मैं बात करूँ मिनिएचर की, तो मिनिएचर थोड़ी सी जो है यहाँ पे कम साइज की होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को कैनवास पे ड्रॉ कर दी जाती है। यहाँ पे बहुत ही सारे जो कलर्स है, जो लाइंस है, डीप सेट ऑफ फेशियल पैटर्न्स है, ये सब चीज़ें जो है ये काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल था किसका, बसोली पेंटिंग का। अब यहाँ पे बात करूँ तो ये जो स्टाइल है पेंटिंग का ये कब आया, देखो ये 17 से 18 सेंचुरी जो था उसको कंसीडर किया जाता है बेस्ट ईयर्स ऑफ बसोली पेंटिंग। बसोली कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया है, ये एक शहर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आगे एक ब्रीफ हिस्ट्री जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये हर एक बच्चा, मैं मान के चलता हूँ कि ये इसके बारे में आप लोगों को पता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, तो ये भी अब आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में। अब किस लेवल तक वो जाएंगे हमें आइडिया नहीं है, बट हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को इस टाइम पे ये चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये जो फाउंड किया गया था, ये फाउंड किया गया था राजा भूपत पाल के द्वारा 16th सेंचुरी में। आज से मान लीजिए 400 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो बसोली पेंटिंग्स का कंसेप्ट था वो आया था। अब यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि हर एक जो पेंटिंग्स है वो अलग अलग तरीके से थी। मुगल पेंटिंग्स अलग थी, आप साउथ में चले जाओगे वहाँ पे अलग थी, गुजरात में अलग आ जाती है, आपकी राजस्थान में अलग आ जाती है। वही बसोली पेंटिंग्स को कंसिडर किया जाता है कि ये पहला स्कूल था पहाड़ी पेंटिंग्स का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका बनता है। और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होता रहा, जो कि कांगड़ा पेंटिंग्स में भी आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलता है। इस पे अब जो टच है, ये किस तरीके से, ये जो टच है प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ से है। वैसे अगर बसोली पेंटिंग्स की बात बिगनिंग को लेके बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स रखे जाते हैं, लेकिन राजा भूपत पाल को माना जाता है कि वो फाउंडर हैं इस पेंटिंग के। ठीक है, बसोली पेंटिंग्स के ये फाउंडर थे। अब यहाँ पे बात आती है कि बसोली पेंटिंग्स की शुरुआत कैसे हुई, या फिर जो बसोली पेंटिंग थी वो किस तरीके से आई। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, मुगल एम्पायर जो था वो अपनी डिक्लाइन की तरफ था। अब डिक्लाइन की तरफ मुगल एम्पायर क्यों था, देखो 17th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो 17th सेंचुरी में कौन थे, 17th सेंचुरी में थे औरंगजेब, मुगल एम्परर। उससे पहले हम लोगों ने देखा था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अकबर ने शो किया था किसको लेके, पेंटिंग्स को लेके। अकबर के दौरान जो राज में दो बहुत बड़े जो आर्टिस्ट हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, और वो सेम क्वेश्चन JKS के प्री में पूछा गया था सेम वर्डिंग के साथ। तो हुआ क्या था, अकबर जो थे या उनके बाद जो मुगल एम्परर आए, उन सबका इंटरेस्ट पेंटिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा था। तो आर्ट को लेके उन लोगों का बहुत इंटरेस्ट था। तो इस वजह से क्या था कि जो मुगल एम्पायर था उस दौरान बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग्स जो थी वो आपको मिनिएचर खास तौर पे देखने को मिली। लेकिन 17th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ था, जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि औरंगजेब का जो मेन फोकस था वो जंग वगैरह की तरफ था, आर्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ था, जो डिक्लाइन था वो होता क्या है, देखो मान लीजिए आज एक कोई एक एम्पायर है, वो अच्छा खासा अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है कहीं पे, मान लीजिए कि आर्टिस्ट के साथ अगर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वहाँ के आर्टिस्ट को भी पैसा मिलेगा काम करने का, और आर्टिस्ट खुश होंगे तो वो उसी काम को करते रहेंगे। अब देखो होता क्या है, जब अगर जो कोई राजा है वो ही इंटरेस्ट शो नहीं करेगा अपना उनको लेके, तो आर्टिस्ट को तो अपना गुजारा करना ही होगा, क्योंकि उनके पास तो करने की यही चीज़ है। तो हुआ क्या, उन आर्टिस्ट ने अलग अलग जगहों पे जाना शुरू कर दिया। तो उस वजह से क्या हुआ था, जो बहुत सारे जो फाइन आर्ट्स के अगर मैं बात करूं मास्टर्स थे, वो सब ने अलग अलग जगह जाना शुरू कर दिया। कईयों ने साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट चारों डायरेक्शन में जाना शुरू किया। उस वजह से एक डिक्लाइन जो है देखने का वो मिला, किसको, कहाँ पे, मुगल एम्पायर में आर्ट को लेके। ठीक है,
वही अगर मैं बात करूं बसोली स्कूल पेंटिंग की, तो ये लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है मुगल स्कूल से। और उसी का एक पार्ट अगर मैं बताऊं, जो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैंने आपको मुगल एम्पायर की पेंटिंग्स के बारे में बताया था, तो बहुत हद तक आपको इसी तरीके से साइड फेस देखने को मिलती है, आंखें बहुत बड़ी है, जो कलर्स का यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ें सेम आपको मुगल जो स्कूल है उससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ हुआ देखने को मिलता है। अब मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लुएंस क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट थे वो पहले मुगल एम्पायर में ही काम करते थे, वहीं पे अपना आर्ट जो था वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आए, डिक्लाइन होना शुरू हुआ कि आर्ट की तरफ इतना ध्यान किसी ने नहीं दिया, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे मूव करना शुरू किया। और अब बात करते हैं यहाँ पे जो वर्क करते थे वो किस टाइप का वर्क था इस पेंटिंग्स में। तो जो पेंटिंग्स में वर्क यूज़ किया जाता था वो बेस्ड था कृष्णा और उनकी जो स्टोरी थी उषा और अनिरुद्धा को लेके, जो भगवत पुराण से भी ली गई है, तो उनके ऊपर यहाँ पे आर्ट किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ों को जो है वो किया जाता है। जैसे कोई एम्परर हो गए, उनके बारे में ड्रॉ कर देते थे। तो ये चीज़ें जो है ये आपको बसोली पेंटिंग्स में देखने को मिलती थी। इसके अलावा जब मुगल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो जो मोस्ट पॉपुलर फैमिली थी और जो क्लोज लिंक थे उस दौरान के, उनमें क्या नाम कहा जाता है, उसमें नाम आता है पादास ऑफ बसोली। और पादा कुंजलाल का नाम आप लोग याद रख लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनवैल्यूएबल जो बसोली पेंटिंग्स हैं और बहुत ही ज़्यादा जो काम किया है यहाँ पे किया है इस पर्टिकुलर बसोली पेंटिंग्स की। अगर मैं बात करूँ, बसोली जो हमारा पहाड़ी स्कूल की पहला स्कूल माना जाता है, तो इस पे इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि किस थीम पे काम किया जाता था, तो जो काम किया जाता था मेनली जो कोशिश की जाती थी वो पोर्ट्रेट्स बनाना हो गया, जो लोकल रूलर्स होते थे। उसके अलावा हिंदू गॉड्स के ऊपर यहाँ पे बनाए जाते थे, जो फिगर्स ली जाती थी हिंदू माइथोलॉजी से। राधा कृष्णा एक थीम थी, माधवा मालती लव थीम्स थी, और जो भगवत पुराण से थीम ली जाती थी उस पर मेनली यहाँ पे काम किया जाता था। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को एक क्विक रिवीजन से बहुत जल्दी सारी चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, टोटल कितने प्रोडक्ट्स थे। टोटल प्रोडक्ट्स थे हमारे 9। कौन कौन सा प्रोडक्ट था, मैं नाम लूंगा प्रोडक्ट का, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वो प्रोडक्ट कहाँ से था। तो देखो, आपको ये पूरा इसी लेक्चर में सब चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी, सब चीज़ें जो आपको पता हो जाएगी। पहला पॉइंट आता है बसोली की अगर मैं बात करूँ तो बसोली से 2 प्रोडक्ट्स थे। पहला प्रोडक्ट क्या था, पहला था पेंटिंग्स, जिसको ये अवार्ड जो जीआई टैग है वो मिला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो था जो हमारे बसोली की पश्मीना के वुलन प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो वुलन प्रोडक्ट्स होते हैं वो था। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट पे, आप मेरे को बताओ ये किस डिस्ट्रिक्ट से है। मुश्तबुज्जी जो राइस है ये कहाँ से बिलोंग करती है, बताइए। ये करती है अनंतनाग से। ठीक है, नेक्स्ट के मैं ऊपर आता हूँ, भद्रवाह राजवा। ये तो आप लोग नाम से भी गैस कर पाओगे। मेरे को बताओ भद्रवाह राजवा कहाँ के है, तो ये है आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अनारदाना भी था यहाँ पे। अनारदाना कहाँ का है, तो ये था रामबन डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट से एक और चीज़ थी, तो वो क्या थी, वो था आपका सुलई हनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये वैसे भी न्यूज़ में था तो पता होना चाहिए। कलाड़ी इसके अलावा थी, कलाड़ी कहाँ से थी, कलाड़ी थी आपकी उधमपुर से। और क्या था, राजौरी से क्या था, राजौरी से था आपका चिकरी वुड क्राफ्ट। देखो, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है वो पहले का मिला हुआ है। 10-10 साल की वैलिडेशन ये जो होती है सर्टिफिकेट की होती है। तो यहाँ पे जैसे हमारा हैंडक्राफ्ट आता है, इन सबके पास ऑलरेडी जीआई टैग है। तो ऐसा नहीं है कि यही प्रोडक्ट है जिनके पास जीआई टैग है, कुछ को बहुत पहले के भी मिले हुए हैं, 4-5-6 साल पहले के भी है। तो ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ क्विक रिवीजन की बसोली पेंटिंग्स को लेके, तो देखो बसोली पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने अभी एक चीज़ को पढ़ा था कि इसका मेन ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। इसका ओरिजिन हुआ था, मैं आपको एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे आपको अलग से ही सारा लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो दिखेगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। अब अगर मैं बात, और हाँ, और लद्दाख का किसको मिला है, लद्दाख का मिला है आपकी जो वुड कार्विंग्स है, वुडन कार्विंग है, उसको मिला है। उसको कहते क्या है हम लोग, अब कोई मेरे को बच्चा अगर किसी को याद है तो बता दीजिए जल्दी से। तो उसका जो एक्चुअल नेम है वो है लद्दाख शिंग स्कॉस। ठीक है, लद्दाख शिंग स्कॉस को भी
यहाँ पे ये मिला है। अब एक क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पे बसोली पेंटिंग्स को लेके कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। बसोली पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बसोली पेंटिंग का सबसे पहली बात की जाए, किस स्टाइल की पेंटिंग है ये, मोराल्स है या मिनिएचर है, तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग्स थी या मिनिएचर पेंटिंग्स है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ ओरिजिन कहाँ पे हुआ है इसका, तो ये हुआ है आपका कठुआ में। कठुआ कहाँ पे है, ये है जम्मू और कश्मीर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके फाउंडर किसे माना जाता है, तो इसके फाउंडर है राजा भूपत पाल जी, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कंसीडर किया जाता है कि पहला पहाड़ी पेंटिंग स्कूल जो है वो आपका बसोली पेंटिंग को माना जाता है। या फिर अगर पेपर में पूछा जाएगा कि पहली पहाड़ी पेंटिंग कौन सी है, तो वो आपकी आ जाती है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिस्ट्री का वापस से बता दूँ कि हिस्ट्री क्या है, कि शुरुआत कैसे हुई, मुगल एम्पायर का एक मुगल टच दिखता है, तो वो क्यों दिखता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डिक्लाइन हुआ जब मुगल एम्पायर का, ठीक है। मुगल एम्पायर का कब होना शुरू हुआ था डिक्लाइन, 17th सेंचुरी में ये जाके डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। कब, जब औरंगजेब जो थे वो एम्परर बने थे। क्यों बने थे, क्योंकि इनका जो मोर फोकस था वो किसकी तरफ था, मोर अटेंशन इनकी जाती थी कि भैया जो भी जंग पे ज़्यादा था, ये थोड़े से बाकियों की तरह नहीं थे, अकबर की तरह नहीं थे, बाकी सब मुगल एम्पायर्स की तरह, एम्परर्स की तरह नहीं थे, जिनका जो इन्फ्लुएंस जो उनके पेंट आर्टिस्ट की तरफ था। तो इस वजह से क्या हुआ, जितने भी, अब जैसे देखो जब आपके काम की कोई सराहना नहीं करता तो जितने भी लोग होते हैं, इस वजह से क्या हुआ, जब जंग शुरू हुई तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने अपना जो जो आर्टिस्ट थे उनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत कम हो गई, ठीक है। लाइवलीहुड जब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए कम हो जाती है, तब आप लोगों को वो जगह से जो है रिलोकेट करना पड़ता है। जितने भी आर्टिस्ट थे उन लोगों के लिए जब काम कम हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ से जब निकलना शुरू कर दिया तो उसी दौरान आप लोगों की जो है एक यहाँ पे आ जाती है आपकी बसोली पेंटिंग्स। इसीलिए अगर कल को कोई पूछेगा कि क्यों बसोली पेंटिंग्स में आपको मुगल टच देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे आ जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर पेपर में पूछा जा सकता है कि मुगल जो बसोली पेंटिंग्स है वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, तो वो इन्फ्लुएंस्ड होती है आपकी मुगल स्कूल से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्यों क्यों यहाँ तक पहुँची। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जब मुगल एम्पायर कंप्लीटली आपका ख़त्म होने के कगार पे था, तो जो मोस्ट पॉपुलर फैमिली थी, जो क्लोज लिंक थे इस पेंटिंग से, वो क्या नाम था उनका, उनका नाम था पादास ऑफ बसोली, ठीक है। इनको याद रखना। अब एक आर्ट वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद रखना है। बसोली पेंटिंग्स को लेके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस है, जिसमें एक आ जाता है आपका दश अवतारा। ये जो आर्ट है ये किसके द्वारा है, ये आर्टिस्ट जो थे महेश, इनके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। इस पे दिखाया गया था जो लाइफ थी, लाइफ इस में दिखाया गया था लाइफ ऑफ कृष्णा, ठीक है। और उनकी स्टोरी थी उषा और अनुराधा के साथ, जो कि भगवत पुराण से ली गई है। इसके अलावा मैंने आपको अब 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ आती है कि कुछ फीचर्स थे ऐसे अलग जो कि अब बसोली पेंटिंग्स को अलग करते हैं। देखो अब ऐसा नहीं है कि बसोली में मैं जाके बैठूंगा, मैं पेंटिंग कर दूंगा और उसको बसोली पेंटिंग करके बोल दूंगा कि इसको जीए टैग, ऐसा नहीं होता। कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ पॉपुलर, कुछ पर्टिकुलर थीम्स होती है, और कुछ यहाँ पे चीज़ें आ जाती है कि वो बनाई कैसे जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक अलग पहचान बनती है। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आप लोगों के ज्योमेट्रिकल पैटर्न थे, जितने भी थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे। अब जैसे मान लो अगर कोई ट्रायंगुलर शेप का है, अगर किसी की आंख को बनाना है या किसी को मतलब नाक को दिखाना है या कोई घर बनाना है, तो जितनी चीज़ें थी वो एकदम परफेक्ट थी। ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता था इस पे पेंटिंग्स में, ऐसा नहीं था कि डल कलर्स का यूज़ किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी कलर्स यूज़ किए जाते थे, जिसमें एक तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि आपको ये कलर जो है वो देखने को मिल जाता है, ब्राउन कलर देखने को मिल जाता है, ग्रीन ग्राउंड्स दिखाई जाती थी, हरियाली, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो रिच कॉस्ट्यूम्स दिखाई जाती थी, और काफ़ी बड़ी बड़ी जो आंखें थी वो दिखाई जाती थी। जैसे कि मैंने आपको मुगल
स्कूल्स के टाइम पे या मुगल पेंटिंग के दौरान भी बनाया था। अगर पॉपुलर थीम्स की मैं बात करूँ, किस थीम पे बनाई जाती थी, देखो एक थीम यहाँ पे आ जाती थी, उसमें पोर्ट्रेट बना दिए जाते थे जो कोई भी वहाँ के लोकल रूलर होते थे, ठीक है, उनके यहाँ पे पोर्ट्रेट्स बना दिए जाते थे। इसके अलावा हिंदू गॉड्स के पोर्ट्रेट्स जो थे वो बनाए जाते थे। इसके अलावा राधा कृष्ण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थीम पे, राधा कृष्ण की थीम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था। और अगर मैं बात करूँ, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम थी इनकी, वो आती है आपकी भगवत पुराण के ऊपर। वहाँ से इंस्पायर होके चीज़ों को यहाँ पे बना दिया जाता था भगवत पुराण की थीम पे। और माधवा मालती के जो लव थीम थे वो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब बात की जाती है कि ये चीज़ें बनाई कैसी जाती थी, हाउ आर दे मेड, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स को याद रख लेना। जो कैनवास यूज़ किया जाता था यहाँ पे, मैं आपको एक बार लिखा हुआ है मैंने इस पे नोट्स में, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये बनाया किस तरीके से जाता था। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बनाया कैसे जाता था। जो कैनवास यूज़ किए जाते थे वो हार्ड टू फाइंड वेले पेपर के ऊपर बनाया जाता था या आइवरी शीट पे बनाया जाता था। जो ब्रशेज यूज़ किए जाते थे वो स्क्विरल हेयर के बनाए जाते थे, जो गिलहरी के बालों से बनाए जाते थे। और जो फेदर था वो कलमुन्हा बर्ड का लिया जाता था। और जो कलर्स यूज़ किए जाते थे वो ड्राइड अप लीव्स हो गए, फूल हो गए, बीटल विंग्स हो गया, या फिर खाद्य अर्थ के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था। और जो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कोई भी चीज़ आप किया जाती है, जैसे किसी ने कुछ गहने पहने हैं तो वो 24 कैरेट गोल्ड या प्योर सिल्वर से बनाए जाते थे। तो इसीलिए ये जो थी एक अलग पहचान थी इसकी, इस पूरी पेंटिंग्स की, जिसके लिए इसे जीआई टैग मिला है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जीआई टैग जो कल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट नोट्स सब मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग हमें इन चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारी लाइब्रेरीज पे आना चाहते हैं तो आप लोग हमारी लाइब्रेरीज में भी आ सकते हैं, जम्मू और उधमपुर में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है हमें, तो आप इन नंबर्स पे या मेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक हमारे पास अगर रिच हेरिटेज है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको हर एक इंसान तक पहुंचाएं। और आप लोगों का भी काम ये है कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोग हर एक को ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे जो हो रही है ये बहुत अच्छी हो रही है। हमारा जो एक रिच हेरिटेज है उसको एक रिकग्नाइजेशन मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों को इसी तरीके से आप लोग चाहते हैं कि जीआई टैग 2023 में जितने भी प्रोडक्ट्स को मिला है मैं उन पर एक आपको शॉर्ट वीडियोज़ बना के दे दूँ, तो आप इस चैनल पर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।